नागरिक शास्त्र में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। मेरा नाम शिव कुमार यादव, प्रधानाचार्य डीएवी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर है। जैसा कि सबको विदित है कि देश में नहीं बल्कि दुनिया में कोरोना का संकट बहुत ही गहरा गया है और जनपद मुजफ्फरनगर में भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, जिनमें यहाँ के डीएम साहिबा, एसएसपी महोदय, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय बहुत ही तल्लीनता के साथ इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए कार्यरत हैं। और इस बीमारी को बचाने के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम लोगों को सभी को अपने घरों में रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर लोगों से लगभग 2 मीटर की दूरी पर रह करके ही अपने कार्य को करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप भी जहाँ भी अपने घर में रहते हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए इस बीमारी को मात दे सकते हैं। हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने हाथों को साबुन से समय समय पर धोना चाहिए और यदि हम घर से बाहर गए हैं तो अपने जूते, चप्पल और अपने कपड़ों को बाहर ही निकाल करके, उतार करके उन्हें बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। तभी जाकर के हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। आज मैं इंटरमीडिएट के लिए नागरिक शास्त्र विषय का उप विषय है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में छात्रों को बताना चाहूँगा। मूल अधिकार उन सामाजिक जीवन की दशाओं को कहते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में रहने के लिए उसे कुछ सुविधाएं चाहिए। हमारी सरकारों के द्वारा जब नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो उन मूलभूत सुविधाओं को ही हम मूल अधिकार कहते हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है और अधिकार राज्य सरकारों के द्वारा जो नागरिकों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उन्हें अधिकार कहते हैं। लेकिन मूल अधिकार उन मूलभूत सुविधाओं को कहते हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। मूल कहते हैं जड़ को। जैसे मूल होती है, मूल का अर्थ है जड़। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ का महत्व होता है कि जड़ के बिना पेड़ अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, पेड़ विस्तृत रूप से फल फूल नहीं सकता, तो उसी स्थिति में व्यक्ति को भी अपना विकास करने के लिए मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो जड़ के समान होती हैं और इनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। एक राइटर ने कहा है कि व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक हैं, अति आवश्यक हैं, उन अति आवश्यक सुविधाओं को ही हम मूल अधिकार कहते हैं। यदि हम व्यक्ति के जीवन से इन सुविधाओं को अगर हम हटा दें तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मूल जो जड़ है उसके बिना जैसे वृक्ष नहीं फूल सकता, उसी प्रकार से व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता और नागरिक अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है और उन सुविधाओं को ही हम मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार में प्रोफेसर लास्की ने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों, मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। मूल अधिकार, इन्हें मूल अधिकार क्यों कहा गया? जो सुविधाएं हम लोगों को राज्य सरकार की तरफ से प्रदान की गई उन्हें हम मूल अधिकार क्यों कहते हैं? मूल अधिकार कहने के लिए सबसे पहला है मूल आधार। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं मूल आधार की तरह होती हैं। अर्थात व्यक्ति को जीवन में विकास करने के लिए इनके बिना ये संभावना नहीं होती कि वो अपना सर्वांगीण विकास कर पाएगा। इसलिए उसके जीवन को विकसित करने के लिए इन मूल अधिकारों की अत्यंत आवश्यकता होती है। मूल विधि में उल्लेख
मूल अधिकारों का मूल विधि में उल्लेख किया गया, यानी कि संविधान में उल्लेख किया गया। जिस समय भारत का संविधान निर्मित हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संविधान के अंदर रखा गया, क्योंकि दुनिया के विभिन्न देशों में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, वो विभिन्न देशों ने जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपने देश के अंदर मूल अधिकारों की व्यवस्था की। उन्हीं को देख करके जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, तो भारत के अंदर भी इन मूलभूत सुविधाओं को मूल अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ने का प्रयास हुआ और इनको जोड़ा गया। इसमें संविधान में इसका उल्लेख किया गया, संवैधानिक संरक्षण यानी न्यायपालिका के द्वारा इन फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकारों को संरक्षण प्राप्त हुआ। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का संरक्षण मूल अधिकारों को प्राप्त हुआ है। यदि सरकारें भी इसका अतिक्रमण करेंगी तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र होगा और न्यायालय में जाकर के इन मौलिक अधिकारों की रक्षा कर लेगा। सार्वजनिक अमल, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो सार्वजनिक अमल में आए जाते हैं। यानी देश का कोई भी अधिकारी, चाहे वो छोटा अधिकारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे केंद्र सरकार का अधिकारी हो, चाहे राज्य सरकार का अधिकारी हो, वो उन पर समान रूप से अमल करता है और समान रूप से अमल करने के कारण ही इसे सार्वजनिक अमल के रूप में देखा जाता है। हमें मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, ये छात्रों को आपको बताना है। मूल अधिकार की सबसे पहली विशेषता है विस्तृत उल्लेख। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। धारा 14 से लेकर के 32 तक 6 के 6 अधिकारों की व्याख्या की गई है और इस विस्तृत उल्लेख में इसलिए भी व्यवस्था की गई है कि जिससे कि प्रत्येक भारत का नागरिक उन मूल अधिकारों को अच्छी प्रकार से समझ सके। अमर्यादित नहीं, इसकी दूसरी विशेषता है कि अमर्यादित नहीं है, अर्थात इनके अतिक्रमण नहीं हो सकता इनके ऊपर, अर्थात इनको मर्यादित नहीं किया जा सकता। रक्षा की व्यवस्था, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी हमारे संविधान के अंतर्गत की गई है कि यदि कोई मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है, मान लीजिए कि हमारी विधानसभा या लोकसभा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है, तो उसकी रक्षा करने के लिए न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है। सरकार पर अंकुश, अर्थात सरकार स्वच्छंदता के रूप में मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, अर्थात सरकार के ऊपर भी इनको देकर के संविधान के अंतर्गत ये अंकुश लगाया गया। स्थगन संभव आपातकाल में, केवल जिस समय भारत के अंदर आपातकाल की व्यवस्था होगी उस समय इनको स्थगित भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकारों को कभी अतिक्रमित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए धारा 352 या धारा 356 के अंतर्गत मान लीजिए आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है, तो उस स्थिति में हमारे फंडामेंटल राइट्स भी स्थगित हो जाते हैं। अगली विशेषता है व्यवहारिक। ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार व्यावहारिक हैं, अर्थात व्यवहार के प्रजातंत्र के अंदर मौलिक अधिकारों का महत्व है, क्योंकि प्रजातंत्र जो है जनता का शासन, जनता के लिए शासन होता है, तो उसमें नागरिकों को विकास करने के लिए इनको इसमें संशोधन इसको जोड़ा गया है और उपभोग, इसका उपभोग देश के सभी नागरिक करते हैं और बिना पक्षपात के इनको किया जाता है। मौलिक अधिकारों का महत्व और उनकी आवश्यकता, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकारों की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना शरीर के लिए हवा और पानी की जरूरत होती है। अर्थात यदि मूल अधिकारों को हम संविधान से हटा दें और नागरिकों को मौलिक अधिकार ना दिए जाएं, तो वो उसी प्रकार से ये हो जाएंगे जैसे दास और पशु होते हैं। इसलिए व्यक्ति को जिस प्रकार से हवा और पानी की जरूरत होती है अपने शरीर को आगे बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से व्यक्ति को अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करने के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। श्री G.N. जोशी ने कहा है कि एक स्वतंत्र लोकतंत्रीय देश में मूल अधिकार ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा नागरिक अपने सामाजिक, धार्मिक एवं नागरिक जीवन का आनंदमय उपभोग कर सकता है। इन अधिकारों में बिना लोकतंत्रीय शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता और उसमें सदा ही बहुमत के अत्याचारों का भय बना रहेगा। यदि मान लीजिए मौलिक अधिकार ना हो, तो जो हमारी सरकारें होंगी जिन्हें पूर्ण बहुमत होगा, जिनके ऊपर अंकुश लगाना भी असंभव हो जाता है, ऐसी स्थिति में यदि उनका फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करना चाहें तो एकदम से कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका के अंदर इसको
इतनी गारंटी दी गई है कि कोई भी सरकार उसे अतिक्रमित नहीं कर सकती। श्रीमान अम्बेडकर जी ने जब संविधान सभा में अपना व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 की तरफ संकेत करूंगा। यह अनुच्छेद वस्तुतः संविधान का हृदय तथा आत्मा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में हमारे संपूर्ण मौलिक अधिकारों का, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार जो हमारे संवैधानिक उपचारों से पहले दिए गए हैं, उन सभी का अनुच्छेद 32 के द्वारा संरक्षण किया जाता है और न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि यदि कोई सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण करेंगी तो निश्चित रूप से उनकी संरक्षण, उनको जो संरक्षण देगा वो हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देगा। हमारे संविधान के अंतर्गत जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अब इस समय हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और उन 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वो 6 मौलिक अधिकार इस समय भारतीय संविधान में हैं। सबसे पहला है समता का अधिकार। समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसकी व्यवस्था की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी व्यवस्था की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसकी व्यवस्था की गई है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी व्यवस्था की गई है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसकी व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में सबसे पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे पहला है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और लिंग में पैदा हुआ हो, वो सब बराबर होंगे। कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं। दूसरा, इसी में व्यवस्था की गई कि सरकारी नौकरियों में समानता होगी। समता के अधिकार के अंतर्गत देश के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय में पैदा हुआ हो, वो सरकारी नौकरियों के लिए समानता के आधार पर चयनित हो सकता है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन वह अपवाद होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई कि जितने भी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो वे अपने आरक्षित पदों पर चयन के लिए स्वतंत्र होंगे। छुआछूत का अंत, समानता के अंतर्गत छुआछूत का अंत किया गया है। किसी जाति या धर्म, विशेष संप्रदाय के लोगों के साथ कोई वैमनस्यता नहीं रखी जाएगी, अर्थात किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझा जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर सबको जाने की स्वतंत्रता होगी और किसी को कहीं मंदिरों में या सार्वजनिक स्थानों पर जैसे पार्कों में या होटलों में जाने से रोका नहीं जा सकता। सभी व्यक्तियों को भ्रमण की स्वतंत्रता होगी, अर्थात वो देश के किसी भी भाग में जाकर के भ्रमण कर सकते हैं और वे उस जगह जाकर के अपना रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों का उपयोग, अर्थात सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों को उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता, समानता होगी और उपाधियों की समाप्ति, अर्थात देश के अंदर विभिन्न जो ब्रिटिश पीरियड में जो उपाधियां दी गई थी उनको निषेध किया गया और किसी भी व्यक्ति को उपाधियों से सम्मानित नहीं किया जाएगा। केवल 2 क्षेत्रों में, शिक्षा और सेना के अंदर उपाधियां दी जाएंगी और वो आज भी दी जाती हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अर्थात जितने हमारे और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होंगे उनको भी उपाधियां दी जाएंगी और जैसे भारत रत्न है, जैसे पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, तो ये मेडल जो है उनको दिए जाएंगे और इनकी व्यवस्था होगी। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता
का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी, अर्थात अपने विकास के अंदर वो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेगा, जिसमें सबसे पहला है भाषण की स्वतंत्रता। भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को भाषण के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात को लेखन के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए ये स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, अपनी बात दूसरों से कह सकता है, कोई भी व्यक्ति लेखन के माध्यम से, अपने स्तंभों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या पत्रिका के माध्यम से अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है। दूसरी स्वतंत्रता होगी सभा व जुलूस की स्वतंत्रता। भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सभा और जुलूस की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए सभा का आयोजन कर सकते हैं, जुलूस का सहारा ले सकते हैं। यदि मान लीजिए अपनी बात को अधिकारियों तक पहुंचाना है या शासन तक पहुंचाना है तो सभा जुलूस के माध्यम से भी व्यक्ति अपनी बात को पहुंचा सकता है। भ्रमण की स्वतंत्रता होगी प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में, भारत के अंदर कोई भी कोना अगर कोई व्यक्ति घूमना चाहता है तो वह व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में जाकर के भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है, किसी प्रकार की कोई आवाजाही पर रोक नहीं होगी। अगली स्वतंत्रता होगी निवास की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में निवास करने की स्वतंत्रता होगी। अर्थात वह अगर मान लीजिए कोई मुजफ्फरनगर का व्यक्ति है और वो ये चाहता है कि मुझे उड़ीसा में जाकर के रहना है, वहां पर मकान बनाना है, वहीं मुझे निवास करना है, तो वो उड़ीसा में जाकर के ही अपना मकान बना सकता है और वहीं रह सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी कोने में निवास करने की भी स्वतंत्रता होगी। व्यवसाय की स्वतंत्रता, इसी स्वतंत्रता का एक लक्षण ये भी है कि व्यक्ति इस देश के किसी भी कोने में जाकर के कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है और किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा कि देश के किसी कोने में जाकर के वो व्यवसाय और अपना कारोबार नहीं कर सकता। संपत्ति का अधिकार इसके अंतर्गत था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है और ये अब साधारण अधिकारों की सूची में रखा गया है। न्याय की स्वतंत्रता, भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की स्वतंत्रता प्राप्त है। अर्थात यदि वह समझता है कि उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है तो वह अपने उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में कहीं भी जाकर के अपनी उस न्याय की प्राप्ति कर सकता है और वह न्याय प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और शरीर की स्वतंत्रता प्राप्त है। हम देश के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय लिंग में पैदा हुआ हो, उसके जीने के अधिकार को छीन नहीं सकते और वह व्यक्ति अपने जीवित रहने के अधिकार को और शरीर की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी के जीने के अधिकार का हनन करता है तो निश्चित रूप से पुलिस के माध्यम से उसे अरेस्ट किया जाएगा और उसे जेल के अंदर भेजा जाएगा। बंदी संरक्षण से संरक्षण, बंदीकरण से संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जो हमारा हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसको बंदीकरण से संरक्षण प्राप्त है। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर उसे समीप की अदालत में प्रस्तुत करना होगा। उसमें वो समय नहीं जुड़ेगा जो जहां अरेस्ट हुआ है वहां से अदालत तक ले जाने में जितना समय लगेगा वो 24 घंटे से अलग होगा। तो 24 घंटे के अंदर उसे किसी समीप की अदालत में प्रस्तुत करना होगा। अर्थात ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए तो उसे कई दिन तक जो है कारागार या बंदी बनाया जाकर रखा जा सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करना होगा किसी समीप की अदालत में। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 हमें ये स्वतंत्रता प्रदान करता है कि मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय हमारा देश आजाद नहीं था और पूर्व के समय में व्यक्तियों को बंदी बना करके रखा जाता था, लेकिन भारत सरकार, भारत के अंदर जब भारत स्वतंत्र हुआ और यहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें व्यवस्था की गई कि किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय नहीं होगा। दास प्रथा के रूप में किसी को दास बना करके नहीं रखा जाएगा। अर्थात क्रय विक्रय पर पूर्णतः रोक लगाई गई। बेगार पर रोक, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही बेगार पर रोक लगाई। बेगार कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति से कार्य कराया जाए तो कार्य कराने के बदले में उसे उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा।
इसलिए यदि किसी व्यक्ति से काम लिया जाएगा तो उचित उसको धन दिया जाएगा और उससे काम के बदले में उसे पारिश्रमिक दिया जाएगा। छोटे बच्चों की नौकरी पर रोक शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही 14 वर्ष या उससे कम के बच्चों को किसी भी कारखाने में, किसी भी खान में, किसी भी दुकान पर नहीं रखा जा सकता। और अगर 14 वर्ष से कम के बच्चे को कोई खतरनाक नौकरी में, खान में या व्यवसाय में, किसी फैक्ट्री में या चाय की दुकानों पर रखा जाता है तो यह भी उस व्यक्ति का शोषण होगा और उसको भी कानूनी दंडनीय अपराध होगा। 14 साल से कम के बच्चे को हम किसी भी इस प्रकार की नौकरी पर नहीं रख सकते। दुराचार पर रोक शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत ही धारा 24 के अंतर्गत ही दुराचार पर रोक लगाई गई है। जैसे कि वेश्यावृत्ति है या महिलाओं का शोषण है, इस प्रकार से किसी भी महिला का शोषण नहीं किया जा सकता, किसी के साथ दुराचार नहीं किया जा सकता और उस पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। ये भी अगर इस प्रकार कोई कार्य किया जाता है तो यह भी शोषण किया जाना है उसका, अर्थात हम किसी का शोषण नहीं कर सकते। महिलाओं को भी पूर्ण आजादी होगी और उनको शोषण के इस अधिकार से अलग किया गया है। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उसका पालन करते हैं। किसी भी धर्म का पालन करने वाले और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है प्रत्येक व्यक्ति को होगी। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिस देश के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। वो विभिन्न धर्मों के लोग बिल्कुल स्वतंत्रता के आधार पर यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का, उसका प्रसार करने का पूरा अधिकार है कि अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है और प्रसार भी कर सकता है। अपने धर्म के प्रचार के लिए धन एकत्रित कर सकता है और किसी धार्मिक कार्य के लिए जो धन एकत्रित किया जाता है वह इनकम टैक्स से भी उसको छूट दी गई है। इसलिए ये स्वतंत्रता हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नागरिकों को प्रदान की गई है। इसी के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता में धर्म के मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक और बहुत ही बेबाक तरीके से उसे प्रचारित करना चाहता है और उसका प्रचार प्रसार करना चाहता है तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह अपने धर्म का प्रचार करे, उसका प्रसार करे, उसकी उन्नति के लिए कार्य करे। धार्मिक संस्थाएं बनाई जाएं, मंदिर बनाए जाएं, मस्जिद बनाए जाएं, गुरुद्वारे बनाए जाएं और उन गुरुद्वारों को, मस्जिदों को और मंदिरों को बनाने की प्रत्येक व्यक्ति को छूट होगी और वो व्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पर इनका निर्माण करा सकता है। इसी के अंतर्गत जितने भी हमारी धार्मिक संस्थाएं होंगी, धार्मिक संस्थाओं के लिए जो चंदा एकत्रित किया जाएगा ये भी प्रत्येक व्यक्ति को छूट प्रदान की गई है कि यदि वो उस धर्म के प्रचार और प्रसार की कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया है तो उसके लिए दूसरे लोगों से चंदा ले सकता है, उसके लिए धन एकत्रित कर सकता है और उस धन का प्रचार प्रसार उस धार्मिक विकास के लिए कर सकता है और उस चंदे को करों से मुक्त रखा गया है, यानी इनकम टैक्स से उसको बाहर रखा गया है। संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता यानी जितनी संस्थाएं होंगी उनमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि यदि आपने शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया है तो उन शिक्षण संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर हमारी धार्मिक संस्था है और उसका प्रचार प्रसार करती है तो जो लोग उसमें प्रचार प्रसार के लिए आएंगे उन्हें दी जा सकती है, लेकिन सरकार से एड लेने वाली शिक्षण संस्थाओं में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये इसका अपवाद है। अगला मौलिक अधिकार है हमारा शिक्षा संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। भारतीय संस्कृति आपने देखा होगा कि भारत के अंदर विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं और भारत इसलिए भी विख्यात है कि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियां निवास करती हैं। संस्कृति किसी विशेष क्षेत्र की अपनी रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा, उसका कार्य करने का ढंग, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो भारत में विभिन्न संस्कृतियों का निवास यहाँ पर रहता है और विभिन्नता में एकता भारतीय संविधान के अंतर्गत देखने को मिलती है और भारत इसलिए भी प्रसिद्ध माना जाता है दुनिया में कि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का मेल है। इस शिक्षा संस्कृति के अंतर्गत
भाषा एवं लिपि की रक्षा करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिला है। अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई भाषा बोली जाती है तो उसकी रक्षा करने का अधिकार उस क्षेत्रवासियों को दिया गया है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि किसी क्षेत्र में उर्दू बोली जाती है तो वह उर्दू का प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी क्षेत्र में मान लीजिए हिंदी बोली जाती है तो हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी क्षेत्र में तमिल बोली जाती है तो तमिल भाषा का प्रचार प्रसार कर सकता है। कहीं कन्नड़ बोली जाती है तो कन्नड़ का प्रसार प्रसार कर सकता है। इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों की बोलियां और संस्कृतियां जो अलग अलग हैं उनकी रक्षा का दायित्व भी वहां के नागरिकों को फंडामेंटल राइट के रूप में मिला है और किसी भी क्षेत्र की संस्कृति और भाषा का कोई रोक नहीं सकता और उसे आगे बढ़ने से उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षा, धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की जो अनुमति दी गई है उसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर विभिन्न धर्मों जो हमारे माइनॉरिटी की संस्थाएं हैं या माइनॉरिटी की जो संस्थाएं हैं वे अपनी माइनॉरिटी की शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कर सकती हैं और अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वह जैसे इस्लामिया यानी इस्लाम धर्म के लोगों ने अपने स्कूल बनाए जिन्हें इस्लामिया इंटर कॉलेज में कन्वर्ट किया गया। जैनी क्योंकि हमारे ये भी अल्पसंख्यकों में आते हैं तो जैनियों ने अपने इंटरमीडिएट कॉलेज खोले। जैसे हमारे सिख समुदाय है, सिख समुदाय ने अपनी शिक्षण संस्थाएं खोली हैं। तो इस प्रकार से पारसियों ने अपनी संस्थाएं खोली। जो माइनॉरिटी की जातियां हैं, माइनॉरिटी के समुदाय हैं, उनको भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिला कि वे अपनी उस माइनॉरिटी को प्रचार प्रसारित करने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपनी माइनॉरिटी की संस्थाएं खोल सकता है और माइनॉरिटी की संस्थाएं खोल करके शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और उनको सरकार की तरफ से अलग से एड दी गई है और भारतवर्ष में अनेकों माइनॉरिटी की संस्थाएं आज काम कर रही हैं जिसमें सरकार बिना भेदभाव के उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराती है और उस आर्थिक सहायता के आधार पर ही उनमें शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन मूल अधिकारों के अंतर्गत छठा जो हमारा मौलिक अधिकार है वह इन सभी हमारे मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको आर्टिकल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत व्याख्या किया गया है, ये सभी अधिकारों की आत्मा भी कहा जा सकता है। और जैसा कि मैंने अम्बेडकर जी के बारे में बताया कि जिस समय संविधान सभा के अंदर संविधान निर्माण की कार्रवाई चल रही थी तो जब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर चर्चा चल रही थी तो आदरणीय अम्बेडकर जी ने कहा कि यदि मेरे से आज इस संस्था के अंदर कोई ये पूछे कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा ऐसा आर्टिकल है कि जो इनकी रक्षा कर सकता है, तो मैं निसंकोच कहूंगा कि धारा 32 अनुच्छेद 32 ही ऐसी हमारी धारा है जो हमारे सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा का कवच है और उसके रहते हुए कोई मौलिक अधिकारों का हनन कोई सरकार, राज्य सरकार या कहीं सरकार नहीं कर सकती। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत इस अधिकार में कहा गया है कि बंदी को हाजिर करो। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि यदि मान लीजिए किसी अपराधी को या किसी अपराध की आशंका में किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे समीप की अदालत में प्रस्तुत करना होता है। और यदि मान लीजिए वह संस्था या पुलिस की जो पुलिस पकड़ रही है, पुलिस की संस्था है, वो पुलिस अगर 24 घंटे के अंदर उसे समीप की अदालत में प्रस्तुत नहीं करती है तो उसके अंतर्गत हमारे संवैधानिक रक्षा करते हुए संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है और उसे कहा जाएगा कि आपने बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत क्यों नहीं किया। तो ये हमारा उस बंदी के लिए ये अधिकार है कि उसे 24 घंटे से ज्यादा अपनी कैद में नहीं रखा जा सकता। परमादेश संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत ये दिया गया है और ये परमादेश का मतलब होता है हम आज्ञा देते हैं। मान लीजिए किसी कारखाने में काम करते हुए किसी मजदूर को चोट लग जाए, वो अपंग हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि वो व्यक्ति आपके कारखाने में काम करते हुए अपंग हुआ है तो उस अपंग व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए। क्योंकि किसी व्यक्ति से काम कराते हुए और यदि उसे शारीरिक चोट लगती है तो उसे मुआवजे का अधिकार देने का अधिकार होता है। और यदि मान लीजिए कोई कंपनी मुआवजा नहीं देती है तो वो न्यायालय से मांग कर सकता है और न्यायालय
इस परमादेश को जारी करते हुए मुआवजा देने के लिए उसे बाध्य कर सकता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रुको। प्रतिषेध न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। यदि मान लीजिए किसी अदालत के द्वारा वो कोई कार्य किया जा रहा है और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के छोटी अदालत किसी मुकदमे को सुन रही होती है, तो उस मुकदमे की सुनवाई पर ये जारी किया जा सकता है और इसको जो है अधिकार प्रतिषेध को जारी करके उसको रोका जा सकता है। अगला है अधिकार रक्षा। किस अधिकार से? यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी नौकरी को प्राप्त करता है या किसी पद को प्राप्त करता है और उस पद को प्राप्त करने के बाद ये महसूस होता है कि इस व्यक्ति ने अपनी योग्यता के न रहते हुए ये पद प्राप्त किया है, या किसी सरकार के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को उच्च पदों पर नॉमिनेट कर दिया जाता है जिसका वह एंटाइटल नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि उस पद पर नियुक्त कर दिया गया है तो न्यायालय के द्वारा ये अधिकार रक्षा जारी किया जाता है और अधिकार रक्षा से पूछा जाता है कि इस व्यक्ति को जो आपने ये पद दिया है ये किस अधिकार से दे दिया है और इसने बिना योग्यता के ये पद कैसे प्राप्त कर लिया है। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ होता है ये भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। यदि मान लीजिए किसी नीचे की अदालत ने कोई मुकदमा सुनवाई के लिए अपने यहाँ लगाया है और वो मुकदमा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो ऐसे मुकदमे की यदि किसी वादी के द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अंदर एक रिट जारी की जाती है, दाखिल की जाती है, तो वह अदालत ये जारी कर देता है और ये पूछा जाता है उत्प्रेषण लेख जारी करके कि आपने जो इस मुकदमे की सुनवाई शुरू की है ये क्यों की है, किस अधिकार से की है, जबकि ये मुकदमा आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता ही नहीं है। जब कोई मुकदमा किसी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और वो सुनवाई करता रहता है, तो ऐसी अदालतों के लिए ये लेख जारी किया जाता है और वो अदालत उस कार्रवाई को तुरंत रोक देती है और रोक करके उसको जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ मंगा लेता है और वो भेजने के लिए कहता है कि उस मुकदमे को हमारे यहाँ भेज दीजिएगा, और वो क्योंकि उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता भी है तो उसकी सुनवाई अपने यहाँ करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मूल अधिकारों का ये लास्ट था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यही मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार सभी अधिकारों की आत्मा है, उसके बिना सारे मूल अधिकार निरर्थक हैं। अगर हम छठे मौलिक अधिकार को संविधान अधिकारों की सूची से हटा दें तो हमारे सारे मौलिक अधिकार निष्प्राण हो जाते हैं। तो इसलिए ये इसकी आत्मा कहा जाता है। मैंने शुरू में भी कहा था आपको बच्चों कि जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ उस समय संविधान सभा ने 7 मौलिक अधिकारों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था। संपत्ति का अधिकार भी अनुच्छेद 31 के अंदर, जहां मैंने छोड़ दिया है उसको लिखना, अनुच्छेद 31 के अंदर संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकारों की सूची में था, लेकिन सरकारों के द्वारा उसका समय समय पर अतिक्रमण किया गया। और मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 3 बार उसको हटाने का प्रयास किया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से नहीं हटाने का प्रयास किया, बल्कि मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव पास करके ही उसको हटाया। लेकिन आपकी जानकारी में भी होगा कि जिस समय भारत आजाद हुआ था 562 देशी रियासतें यहाँ पर आजाद हो गई थी। 562 देशी रियासतों के उन राजाओं को प्रीपर्स के रूप में दिया जाता था और वो प्रीपर्स पर भारत सरकार का बहुत बड़ा बजट खर्च होता था। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे हटाने के लिए ये प्रयास किया कि संपत्ति के अधिकार को हम हटा दें और राजाओं के प्रीपर्स बंद कर दें। जब राजाओं के प्रीपर्स बंद किए तो राजा जितने थे वो एकत्रित होकर के सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही राजा महाराजाओं के प्रीपर्स को बहाल किया और सरकार को कहा क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है, आप इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, और वो राजा महाराजाओं के प्रीपर्स बहाल हो गए। लेकिन जिस समय यहाँ पर जनता दल की सरकार आई, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से संविधान के तहत मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया। अर्थात
संविधान संशोधन का बहुत ही जटिल प्रावधान था, क्योंकि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाना था। तो लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित हुआ और राजा महाराजाओं के प्रिंसिपल एसोसिएशन समाप्त हुए। और राजा महाराजाओं के प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 78 में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके सामान्य अधिकारों की सूची में रखा गया। और इस प्रकार से हमारे आज ये 6 मौलिक अधिकार जो हैं भारत के संविधान के द्वारा नागरिकों को प्राप्त हैं और भारत के नागरिक इन्हीं मौलिक अधिकारों के माध्यम से अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं और हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पूर्णतः इन्हीं के ऊपर टिका है। और आज हम इनको प्राप्त करके गदगद हैं, प्रफुल्लित हैं और अपने विकास की राह पर अग्रसर हैं। धन्यवाद।